नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start section 25. So we have been doing the topic of consideration. पिछले 2-3 क्लास से हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते आ रहे हैं, दैट इज व्हाट द कंसिडरेशन। और आज का जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर योर मेंस, very very important for your mains and also very very important for your prelims, and that is what the section 25 basically, that is what section 25 section 25 पर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आता है। मुझे नहीं लगता कि प्रीलिम्स में शायद ही सेक्शन 25 को मिस किया गया हो, यानी कि जो बेसिकली कंसिडरेशन का टॉपिक है वहां से मैक्सिमम टाइम सेक्शन 25 से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बहुत टेक्निकल है, अगेन पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही टेक्निकल है, लेकिन ये सेक्शन भी अपने आप में बहुत टेक्निकल है। तो आपको फ्रेजेस का ध्यान रखना पड़ेगा, बेयर एक्ट की लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी मेरी। उसके बाद में रटना, उसके बाद में रिवीजन करने की जिम्मेदारी किसकी है बोलो? आप लोगों के पड़ोसियों की, राइट? ये आपकी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट द क्लास। प्लीज गो टू सेक्शन 25। दिस इज सेक्शन 25। सेक्शन 25 राइट डाउन P for prelims लगाइए। व्हाट इज दिस? दिस इज डीलिंग विद व्हाट? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। एंड प्लीज यू गो टू द सेक्शन 10 एज वेल। सेक्शन 10, what agreements are contract? All agreements are contracts if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration, for a lawful consideration. So here you see they have used the word lawful consideration. section 10 में आपको ये word मिलता है lawful consideration. section 10 ये कहता है a contract should be made for lawful consideration. ठीक है? According to section 10, an agreement will be contract if there is lawful consideration. Consideration कैसे होनी चाहिए? Lawful होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट क्या है कि there must be a consideration and it must be lawful. अगर आप इसको देखो अच्छी तरीके से, there are two words. What? There must be consideration and the consideration must be lawful. So one of the essentials of the section 10 is that the consideration must be lawful. There must be consideration and secondly it must be lawful. Section 25 वो सिचुएशन डील करता है कि what is the consequence अगर consideration हो ही ना। What will be the consequence if there is no consideration? Section 25 की हेडिंग को देखिए क्या कहता है। This is what? Agreement without consideration. ये कहता है agreement without consideration is void, and please highlight this word void. P for prelims लगाइए यहाँ पर, और यहीं से क्वेश्चन आता है। An agreement without कंसिडरेशन इज ऑप्शन ए। प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएगा? ऐसे क्वेश्चन आएगा, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑप्शन ए वॉइड एग्रीमेंट, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी इलीगल एग्रीमेंट। दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। बताइए आंसर क्या होगा? एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा? वॉइड होगा। आंसर इज ए।
ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत टेक्निकल है नहीं। what is the consequence of the absence of consideration? एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन का मतलब है आपका एग्रीमेंट कैसा होगा, वॉइड होगा। और वॉइड एग्रीमेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कम ऑन सी दिस, सेक्शन 2G, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ये भी देख लीजिए साथ साथ। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ is said to be void. It means if an agreement, कोई एग्रीमेंट ये हो, एग्रीमेंट कैसा हुआ, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। वॉइड का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, नॉट एनफोर्सेबल, नॉट एनफोर्सेबल, नॉट एनफोर्सेबल। ये हुई टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व। अब मैं आपको समझाता हूं क्या है ये, ठीक। अब समझिए क्या है। शिल्पा गुप्ता की एक सहेली है अक्षिता, शिल्पा गुप्ता की सहेली है अक्षिता। एक दिन साथ साथ बैठी हैं, अपने अपने दोस्तों की बुराइयां कर रही हैं, और शिल्पा गुप्ता का मूड आया कुछ, अक्षिता, वन डे आई विल गिफ्ट यू मर्सिडीज, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें मर्सिडीज कार गिफ्ट करूंगी। अक्षिता इज वेरी हैप्पी नाउ। अब नाउ शी स्टार्टेड काउंटिंग डेज, कि वो दिन कब आएगा, कब मुझे, अब शिल्पा गुप्ता के पास तो 2 मर्सिडीज आ गई, लेकिन शिल्पा गुप्ता साइकिल देने को तैयार नहीं है। अब अक्षिता ने डिमांड रख दी कि वेयर इज माई कार, यू हैव प्रोमिस्ड मी टू गिव दैट कार। कौन सी कार, कैसी कार, कि यू सेड यू विल गिव मी दिस, नाउ आई विल सू यू। देयरफॉर अक्षिता ने शिल्पा मैडम को सू किया कि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे साथ कि शी विल गिव मी द मर्सिडीज कार, नाउ शी इज नॉट गिविंग दैट कार, सो शी बी फोर्स्ड टू गिव मी दैट कार। तो वेरी गुड। अब आगे जज साहब, यहां पर जज साहब कौन है, यहां पर काजल मिश्रा मैडम है। तो काजल मिश्रा मैडम ने कहा कि ओके मैडम अक्षिता, यू आर सेइंग दैट शी प्रोमिस्ड यू टू गिव मर्सिडीज कार, ठीक है, इसके बदले में आपकी कंसिडरेशन क्या थी, व्हाट वाज योर कंसिडरेशन? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग गिवन इन रिटर्न। इनका जो प्रॉमिस है टू गिव यू मर्सिडीज कार, व्हाट वाज योर कंसिडरेशन इन रिटर्न ऑफ दैट, उसके बदले में आपने क्या देना था? कह रहे कुछ नहीं। इट मीन्स व्हाट, देयर वाज नो कंसिडरेशन अगेंस्ट हर प्रॉमिस। यस मैम, I was not supposed to give anything, therefore there was no consideration from my side. तो इनसे कहा जाएगा कि मैम प्लीज गो टू सेक्शन 25 एंड सेक्शन 25 says that what is this, ये रहा सेक्शन 25, an agreement without consideration is void। कोई भी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होगा तो दैट शैल बी वॉइड, और उसका मतलब यह है कि दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द लॉ। नाउ कोर्ट कैन नॉट हेल्प यू, कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट कैन नॉट कंपेल मैडम शिल्पा टू गिव यू द कार, बिकॉज व्हाई, बिकॉज दिस इज ए void agreement, it was never a contract because there was no consideration at all। हाँ ना ना, समझ में आई नहीं आई, बताइए जल्दी बताइए। an agreement without consideration is void, and please see this, what is the main question here, what is the nature of agreement without consideration? Discuss with exceptions if any। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, दिस इज द मेंस क्वेश्चन।
बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप बताइए व्हाट इज द नेचर ऑफ द एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन एंड वेदर देयर आर एनी एक्सेप्शंस। क्या इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, एंड इफ देयर आर एक्सेप्शंस व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस, डिस्कस द एक्सेप्शंस, दिस इज व्हाट। तो जनरल रूल इन सेक्शन 25 क्या हुआ, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एंड वॉइड का मतलब कहां दिया गया है, सेक्शन 2G में, और इसका मतलब क्या है, नॉट एनफोर्सेबल। ये बात समझ गए आप लोग। नाउ देयर आर थ्री एक्सेप्शंस जो आपने समझने हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन वहां से पूछते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एक्सेप्शन, पढ़िए जरा देखिए। अनलेस इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग and registered and is made on account of natural love and affection between the parties standing in near relation to each other, रजिस्टर्ड यहां पर आ गया। अब समझिए क्या है, देखिए। तो एक था देवू और उनकी पत्नी थी पारो। पारो के साथ क्या प्रॉब्लम थी, पारो इंतजार करती थी कि देवू कब ऑफिस से घर आए, और वो पूरे दिन की चिक चिक, तुम ऐसे हो, तुम्हारा खानदान ऐसा है, कोई काम तुम्हें करना नहीं जाता, पूरे 4 साल 5 साल की ट्रेनिंग बेकार हो गई, अरे तुम्हें कितना ट्रेन करूं, है ना। देवू परेशान हो गया बुरी तरीके से कि भगवान इससे पीछा छुटाओ किसी तरीके से, बस। गॉट इट। सो दे वर हैविंग स्ट्रेन्ड रिलेशंस, हस्बैंड एंड वाइफ वर हैविंग स्ट्रेन्ड रिलेशंस। उनके बीच के जो रिलेशनशिप थी वो स्वीट नहीं थी, वो अच्छी नहीं थी। दैट वॉज स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, बिगड़े हुए संबंध थे उनके वो। एंड देवू वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिज वाइफ, अपनी बीवी से पीछा छुड़ाना चाहता था वो। ठीक, क्या किया गया, देवू ने कहा कि पारो लेट्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, हम कुछ एग्रीमेंट करते हैं और तुम मुझे बख्श दो, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हें एक मकान तुम्हारी मम्मी के घर के बराबर में लेकर के दूंगा। ठीक है, अभी तुम वहां पे जाके किराए पे रहो और फिर मैं वो मकान तुम्हें खरीद दूंगा। ठीक, करीब पारोगे ना, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है देवू, तुम एक काम करो, तुम इस एग्रीमेंट को लिख करके दो। कह रहे ठीक है, लिख लीजिए। उसमें लिखा गया, as we are having strained relationship and we want to get settled in life, we want to live peacefully, so both of us have agreed to live separately, and the husband has agreed to arrange a house initially on rent and subsequently will give him after purchasing the house। ये एग्रीमेंट उन्होंने राइटिंग में कर लिया, और that written agreement was given to the पारो as well। अब पारो उस तरफ, देवू इधर खुश, चंद्रमुखी इन, पारो इन, चंद्रमुखी आउट, पारो आउट, चंद्रमुखी इन वाला सीन हो गया। तो भाई सब सेटल हो गए चंद्रमुखी के साथ। अब क्या हुआ, पारो इंतजार कर रही है किस बात के लिए, कि मुझे मकान कब मिलेगा। लेकिन देवू का कोई इरादा नहीं है देने का मकान, क्योंकि देवू ने सेक्शन 25 पढ़ रखा था कि what I have promised her to give a house, मेरा जो प्रॉमिस है उसको एक मकान देने का है। बट देर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम हर साइड, उसकी साइड से कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो अल्टीमेटली दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। एट लास्ट ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा, ये शून्य होगा। इट कैन नेवर बी एनफोर्स इन द कोर्ट and I will not be legally liable to give a house। मुझे वो बाउंड नहीं कर पाएगी विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 25। तो प्लीज यहां तक बताइए ये स्टोरी समझ में आपको आई या नहीं आई। देवू ने एक प्रॉमिस किया, अपनी बीवी से किया, मकान देने का प्रॉमिस किया, उससे बचने के लिए किया, और मन में उसके ये है कि सेक्शन 25 मुझे बचा लेगा। सेक्शन 25 मुझे कैसे बचाएगा, क्योंकि इस एग्रीमेंट में कोई कंसिडरेशन नहीं है। सेक्शन 25 का एक कहता है कि अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं हो तो दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड, दैट कैन नेवर बी एनफोर्स इन द कोर्ट, दैट इज नॉट एनफोर्सेबल।
प्लीज लेट मी नो। बात समझ में आई नहीं आई? रिपीट कर दिया मैंने इसको। कम ऑन, अब किस्सा आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 25। लेकिन पारो भी बड़ी सयानी है। पारो को भले ही लॉ ना आता हो, लेकिन शी हैज एन एडवोकेट फ्रेंड। उनकी एडवोकेट फ्रेंड है दीक्षा भारद्वाज। सो नाउ दीक्षा भारद्वाज इज एन एडवोकेट। अब पारो इज सीकिंग एडवाइस, लीगल एडवाइस फ्रॉम दी दीक्षा। दीक्षा ने कहा कोई बात नहीं, आप केवल मेन बॉडी पढ़ोगे, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, exception number 1. If you read that exception, even in that case there are certain circumstances, ऐसे कुछ हालात वहां पर हैं, where an agreement is a contract. एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा irrespective of the fact that agreement is without consideration. तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होगा तो ये void होगा। लेकिन अगर केस एक्सेप्शन में कवर होगा तो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, ये फिर एग्रीमेंट होगा। तो अब पारो को जाकर के थोड़ी सांस आई कि चलो लेट्स टेक द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन नंबर 1। कम ऑन, आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ये बताइए। सेक्शन 25। तो सेक्शन 25 एज ए जनरल रूल declares that an agreement without consideration is void. This is the general rule. Section 25 says as a matter of general rule क्या agreement without void होगा। लेकिन there are 3 exceptions in section 25 when there is no need of consideration for the validity of the contract, and this is number 1. कौन सा है? When the promise is made in favor of a near relation. Number 1 point. The promise must be paid in favor of a near relation, and that should be on account of natural love and affection. अगर ऐसी स्थिति होगी, in that case the agreement may be a contract. Section 25 की जो लैंग्वेज है वो ये रही। If the agreement is in writing and registered, a condition is made on account of natural love and affection, number 2, and this agreement is between the parties standing in near relation to each other. Third requirement. For the applicability of this exception, इस exception की applicability के लिए what is the requirement? Number 1 requirement. The agreement must be in between the persons who stand in near relation, यानी कि जो निकट संबंधों में हो। जो ऐसा एग्रीमेंट, दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन नियर रिलेशंस। ऐसे जो पार्टीज हैं, ए एंड बी जो पार्टीज हैं, दीज पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशंस। तो इन दिस केस देवू एंड पारो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो ये पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। देखो, दे स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप। कम ऑन, समझ में आई नहीं ये बात? ये नियर रिलेशनशिप की तो एप्लीकेबिलिटी के लिए जो पहला पॉइंट है इसके लिए वो ये रहा आपके सामने। The parties to the agreement must be standing in near relationship to each other. एक पॉइंट यहां पर आ गया हस्बैंड एंड वाइफ में। अब ये नियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कब कब मानेंगे नियर रिलेशनशिप को आप? तो दैट मे बी द केस ऑफ ब्लड रिलेशंस, और दैट कैन बी द दोज रिलेटेड थ्रू मैरिज। नियर रिलेशन का मीनिंग कहीं कहीं डिफाइंड नहीं है। What do you mean by the near relation? It is nowhere defined, but generally it is the case of when you are related through blood or when you are related through marriage. These relations are called near relations. तो हस्बैंड वाइफ के बीच में एग्रीमेंट था, तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। अब सेकंड पर आइए, देखिए यहां पर बात अटक गई। कौन सी? ये अटक गई। सेकंड कंडीशन देखिए, इट इज मेड
ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये सेकंड कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, यहां प्रॉब्लम आ गई। द बेसिस ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ देवू एंड पारो, क्या था, क्यों एग्रीमेंट हुआ था? बिकॉज देयर रिलेशनशिप वॉज स्ट्रेंड, देयर रिलेशनशिप वॉज नॉट स्मूथ, उनका रिश्ता स्मूथ नहीं था, तभी तो अलग हो रहे थे ना। तो फॉर द पर्पज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सेप्शन, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज दैट पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशंस, एंड द एग्रीमेंट मस्ट बी आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इन दिस केस, बिकॉज देवू पारो के बीच में ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो दैट केस will not be covered under section 25 exception number 1। ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई? रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी नियर रिलेशनशिप, इसमें कोई टेक्निकलिटी है नहीं, एंड सेकंड रिक्वायरमेंट है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और इसमें एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उस केस का नाम लिख लीजिए, राज लकी देवी होगा वैसे, राज लकी देवी वर्सेस भूतनाथ। कौन से नाथ? भूतनाथ। राज लकी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, बंगाल का केस है ये। क्या हुआ यहां पर? आफ्टर ए लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स ऑफ क्वेरल्स बिटवीन ए हिंदू हस्बैंड एंड वाइफ, दे डिसाइडेड टू लिव सेपरेट। इतने लड़ाई झगड़ों के बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अलग अलग रहेंगे। एट दिस स्टेज हस्बैंड एग्जीक्यूटेड ए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इन फेवर ऑफ द वाइफ। हस्बैंड एग्जीक्यूटेड ए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट in favor of wife, and what was the document was this, whereby he agreed to pay for her separate residence and maintenance, कि I will pay you for your separate residence and I will also pay you for maintenance। in that agreement mention was also made about the quarrels and disagreements between the two। अब मैंने पढ़ दिया आपके लिए। देखिए, राज लकी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी का केस इसी पॉइंट पर है जो मैंने आपको पारो के रूप में समझाया। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में रिश्ते खतरनाक हैं, और लास्ट पॉइंट पर उन्होंने सोचा कि वी शुड लिव सेपरेट, हमें अलग अलग रहना चाहिए। गॉट इट? यहां पर उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ, वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड भी कराया गया, लेकिन वहां पर जो राज लकी देवी जी हैं वो एक जगह बस मात खा गई, क्योंकि उन्होंने लॉ की क्लासेस की नहीं होंगी कभी। वो एग्रीमेंट में पतिदेव यहां खेल गए। देखो ये, in that agreement mention was also made about the quarrels and disagreements between the two। उस एग्रीमेंट में इन्होंने लिखवा लिया, because we are quarreling, because we are having different point of views, we are not living peacefully, therefore we are executing this agreement, we are executing this document। अगर उन्होंने ये लिखवाया होता कि पतिदेव चुपचाप ये लाइन लिखो कि आई एम प्रोमिसिंग आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स माई वाइफ, आई वॉन्ट दैट माई वाइफ शुड एंजॉय द लाइफ, वो अलग रहे, वो जिंदगी को एहसास करे, वो फूले फले खुश रहे, इसलिए मैं चाहता हूं मेरी पत्नी कुछ दिन, साल 2 साल 5 साल अलग रहे, और मैं उसको सेपरेट रेजिडेंस दूंगा, उसको मेंटेनेंस भी दूंगा। आउट ऑफ नेचुरल एंड अफेक्शन का अगर एलिमेंट उस एग्रीमेंट में आ जाता, फिर ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो जाता, फिर ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता, क्योंकि इस एग्रीमेंट में उन्होंने लिख दिया कि ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग झगड़ रहे हैं, साथ में रह नहीं पा रहे हैं। तो राज लकी देवी में यही बात समझाएगी भूतनाथ केस में कि इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट
point of consideration, why this agreement was executed. Was it executed out of love and natural affection or otherwise? तो आई अंडरस्टैंड कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब क्या है। हाँ है ना, बोलिए। ये जो है सेक्शन 25, द एग्रीमेंट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अकाउंट पर होना चाहिए। इसी सीरीज में एक केस और करते हैं हम लोग। केस का नाम है भीवा वर्सेस शिवराम। भीवा वर्सेस शिवराम क्या है? वन ब्रदर, ऑल्दो नॉट लीगली बाउंड टू डू सो, transfers half of his property in favor of another brother so that they have cordial relations। ये उल्टा हो गया, समझे? एक भाई ने दूसरे भाई के फेवर में हाफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, अपनी आधी संपत्ति दे दी भाई को, सो दैट मेरे और मेरे भाई के बीच में जो संबंध है वो और अच्छा हो, वो और कॉर्डियल हो। अब यहां पे देखो, ये दीज ब्रदर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते से बंधा हुआ है उनका संबंध। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई, दे स्टैंड इन नियर रिलेशंस। ब्रदर इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो ये हुई रिक्वायरमेंट, फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सेप्शन नंबर 1। हाँ है ना। एंड नेक्स्ट जो है थर्ड है, बहुत भयंकर है, प्रीलिम्स में यहीं से पूछते हैं। दैट एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। सो इन द एक्सेप्शन 1 they have used the word writing and registered. Got it? Now please go to the exception number 3rd. See the difference. Exception number 3rd. Go, please see that. What is the language? In this case, you will see in the exception the word is writing and signed. Writing and signed. Can you appreciate this or not? So when we will read exception number 3rd, the requirement will be what? The agreement must be in writing and signed. But requirement of the exception number 1 is what? It must be in writing and it must be registered. तो राइटिंग साइंड, राइटिंग रजिस्टर्ड, और यहीं पर होता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन, क्योंकि वो लोग बहुत डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, वो ढंग से पढ़ेंगे नहीं इसको, और लास्ट में जाकर के वो इसकी क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। तो प्लीज डिफ्रेंशिएट कर लेना इसमें। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सेप्शन नंबर 1 रिक्वायरमेंट इज व्हाट? रिक्वायरमेंट ये है दैट एग्रीमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। लिख लीजिए, याद आऊंगा क्लास उसमें एग्जाम में आपको मैं कि हाँ ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो सर ने बताया था, एग्जैक्टली वही। आपको ऑप्शंस कैसे मिलेंगे देख लीजिए, यहां पर ऐसे मिलेंगे ऑप्शंस आपको। ऑप्शन ए राइटिंग एंड साइंड, ऑप्शन बी राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। राइटिंग दोनों में कॉमन होगा, डिफरेंस विल बी ओनली ऑफ साइंड या रजिस्टर्ड। और आपने बहुत अच्छे तरीके से याद नहीं कर रखा है तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको यहीं से गड़बड़ करेंगे आप लोग। तो नेवर फॉरगेट, इट इज द केस ऑफ राइटिंग एंड साइंड। राइटिंग एंड साइंड थर्ड एक्सेप्शन, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड फर्स्ट एक्सेप्शन। सो लॉ ये हुआ, तो मैं अब इसको रैपिडली पढ़ता हूं एक बार आपके लिए। दिस इज द जनरल रूल। सेक्शन 25 की बात कर रहे हैं हम लोग। सेक्शन 25 में दिस इज द जनरल रूल, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होगा अनलेस इट इज मेड, इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग। नंबर 1 रिक्वायरमेंट, इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। एक नंबर 1 रिक्वायरमेंट। रजिस्टर्ड कैसे होना चाहिए? Registered under the law for the time being in force for the registration of the documents according to the Registration Act।
according to the law relating to registration, it must be registered. This is first requirement. And secondly, this agreement must be made out of natural love and affection. राज लकी देवी का केस आ गया. एंड थर्डली, इट मस्ट बी बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर. ये हुआ थर्ड रिलेशन, थर्ड एलिमेंट है इसका. तो फॉर द पर्पज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एक्सेप्शन, थर्ड एक्सेप्शन फर्स्ट, फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी मेड. तो आई बिलीव आप अच्छी तरह कर लेंगे आप लोग. हाँ है ना, बताइए. सेक्शन 25 को लिख के रट लेना एग्जैक्ट वर्ड्स पे, अगर जज बनना है तब. नहीं बनना है तो कोई बात नहीं. फिर वीडियो देख लिया, आपको पसंद आया होगा, आई नो इट. लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा फेलियर्स क्यों होते हैं? जो सेल्फ डाउट करते हैं. तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है. बस आपको हमेशा अपने से कहना है कि आप जज बनेंगे, 100% बनेंगे. बस आपको लगातार पढ़ना है. तो बस विदाउट वेस्टिंग टाइम, गो टू द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग. थैंक यू.